गाइस, रसायन के अध्ययन में हम लोग सीख पा रहे थे कैटेलिस्ट के बारे में, उत्प्रेरक के बारे में, और ये भी पृष्ठ रसायन के अंतर्गत सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ अध्ययन कर पाए हैं और अब जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो जानेंगे कैटेलिस्ट के बारे में। कैटेलिस्ट है क्या और कैटेलिसिस क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग जान पाए थे। कैटेलिस्ट एक पदार्थ होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। कैटेलिसिस एक घटना होती है जो उत्प्रेरक को किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्लोज करने के लिए मिलाया जाता है। और हम लोग जरा जानते हैं कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। दरअसल कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव कैटेलिस्ट, नेगेटिव कैटेलिस्ट, ऑटो कैटेलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट। इन्हें हम लोग कह सकते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। इन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट के बारे में। हेडिंग डालिए आप, पॉजिटिव कैटेलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। पॉजिटिव कैटेलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। आप कह सकते हैं एक ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे, पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहा जाता है। राइट। बात करें पॉजिटिव कैटेलिस्ट को, तो ये सदैव अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं। हमने आपको बताया था अभिक्रिया के वेग को कोई भी कैटेलिस्ट प्रारंभ नहीं करता, बट ये अभिक्रिया के वेग को चेंज कर सकता है। कुछ कैटेलिस्ट ऐसे होंगे जो वेग को बढ़ा देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, कुछ वेग को ही खत्म कर देते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल के जरिए जरा हम लोग समझते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड था और इसे हम गर्म कर रहे थे, तो क्या हुआ, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया। राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 मिला दिया, तो ये क्या हुआ, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो गया। ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड के अपघटन यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का जब निर्माण हो रहा होता है तो वहाँ पर हम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 पॉजिटिव कैटेलिस्ट का कार्य करता है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, O2 से कराते हैं, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है। और यहाँ पर जो NO होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट का कार्य करता है। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण में 10 मिनट समय लग रहा है, तो जैसे आप NO मिलाएंगे तो ओनली फॉर 5 मिनट्स में आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण, N2 + 3H2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2NH3। हाइबर विधि से जैसे आप अमोनिया का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर जो Fi होता है, आयरन, ये उत्प्रेरक कैटेलिस्ट का कार्य करता है। और यहीं पर जो MO मोलिब्डेनम होता है, ये वर्धक का कार्य करता है, प्रमोटर्स। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पा रहे हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट के बारे में। और यदि इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का यदि हाइड्रोजनीकरण करा दिया जाए, कहने का मतलब वनस्पति तेल का H2 से क्रिया कराएंगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वनस्पति घी बन जाता है। क्या बन जाता है, वनस्पति घी। अब ये कैसे, जरा इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे ही आप वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कराएंगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। आप कह सकते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है
जो कि कैटेलिस्ट का कार्य करता है, निकिल उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्योंकि निकिल जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कराकर वनस्पति घी बनाया जा रहा था तो वहाँ पर निकिल इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य कर रहा था। तो अभी तक हम लोग सीख पाए पॉजिटिव कैटेलिस्ट के बारे में। अब आप हेडिंग डालिए नेगेटिव कैटेलिस्ट। नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं, नेगेटिव कैटेलिस्ट के बारे में जानते हैं। दरअसल धनात्मक उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। ये चीज हम लोग समझना है। चलिए, हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को गर्म किया तो क्या हुआ? जल और ऑक्सीजन में अब घटित हो गया, राइट। तो यहां पर H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड नेगेटिव कैटेलिस्ट का कार्य करता है। ये अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, घटा देता है। ये चीज आपको समझना है। इसके सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, सेकंड एग्जाम्पल में क्या होता है? 2CHCl3 2CHCl3 क्लोरोफार्म की क्रिया जैसे आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो 2COCl2 बन जाता है प्लस 2HCl, और यहाँ पर C2H5OH नेगेटिव कैटेलिस्ट का कार्य करता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? कार्बोनिल क्लोराइड बनता है और HCl बनता है। क्लोरोफार्म की क्रिया जब हम किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से करा रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेलिस्ट के बारे में। बात करें पॉजिटिव कैटेलिस्ट के बारे में तो एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। वहीं बात करें नेगेटिव कैटेलिस्ट के बारे में तो ये अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। पॉजिटिव कैटेलिस्ट में जैसे NO सल्फर ट्राईऑक्साइड के निर्माण में नाइट्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक कार्य करते हैं। हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है। पोटेशियम क्लोराइड को वहीं जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटेलिस्ट का कार्य करता है। वहीं जब हम लोग वनस्पति घी बना रहे होते हैं तो निकिल उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसी प्रकार नेगेटिव कैटेलिस्ट में हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल के बारे में सीख पाए। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जानेंगे ऑटो कैटेलिस्ट के बारे में। ऑटो कैटेलिस्ट है क्या, किसे कहते हैं? चलिए हेडिंग डालिए स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक ऑटो कैटेलिस्ट। स्व उत्प्रेरक ऑटो कैटेलिस्ट में देखा यह जाता है कि ये अभिक्रिया ऑटोमेटिकली, इसकी जो वेलोसिटी होता है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इस अभिक्रिया का जो वेग होता है बच्चों ऑटोमेटिकली तेज हो जाता है। अब ये कैसे, जरा समझते हैं। जब आप एथिल एसीटेट यानी CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट का आप जैसे जल अपघटन कराते हैं तो होता क्या है? एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बन जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यानी C2H5OH। यही अभिक्रिया एक ऐसा होता है जो कि ऑटो कैटेलिस्ट का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखा यह जाता है जैसे आप एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, एसिटिक एसिड बनेगा और एथिल अल्कोहल बनेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? जैसे आप एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे और जैसे ही एसिटिक एसिड बनेगा तुरंत ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? एथिल एसीटेट का आप हाइड्रोलिसिस कराएं तो पहले आपका क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड बनता है ना वैसे अभिक्रिया का वेग तुरंत ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है।
तब एथिल अल्कोहल बनता रहता है। यानी कि ये ऑटो कैटेलिस्ट है, ऑटोमेटिकली अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। तो क्या हम ये नहीं कर सकते, इसी रासायनिक अभिक्रिया में बना ये उत्पाद इसी अभिक्रिया के लिए क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बना उत्पाद उसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक कैटेलिस्ट का कार्य करने लगता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं स्व उत्प्रेरक कैटेलिस्ट, राइट। इसे हम लोग कहेंगे स्व उत्प्रेरक, ऑटो कैटेलिस्ट। चलिए अब हेडिंग डालिए इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट, प्रेरित उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट। क्या होते हैं इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट? दरअसल जो इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट होते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक, एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए कैटेलिस्ट का कार्य करता होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग इंड्यूस्ड कहते हैं। यहाँ पे इंड्यूस्ड, एक अभिक्रिया किसी दूसरे अभिक्रिया को प्रेरित कर रही होती है। जैसे हमने लिया, सपोज मान लीजिए हमारे पास में है सोडियम सल्फाइड Na2SO3। सोडियम सल्फाइड की क्रिया जैसे आप किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 बन जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आप Na2ASO3 सोडियम आर्सेनाइड की क्रिया आप ऑक्सीजन से करा रहे होते तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई चेंजिंग नहीं। बट सोडियम आर्सेनाइड यानी Na2ASO3 की क्रिया पुनः इसकी उपस्थिति में करा दीजिए, Na2SO3 + O2। अब इसकी उपस्थिति में कराइए, देखिए सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये बन जाएगा सोडियम आर्सेनेट Na2ASO4 + Na2SO4। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सोडियम सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराए तो सोडियम सल्फेट बन गया, लेकिन जब हम सोडियम आर्सेनाइड की क्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो नो रिएक्शन, कोई बदलाव नहीं होता, कुछ बनता ही नहीं। बट जैसे ही हम इसकी जो क्रिया होती है इसकी उपस्थिति में करा देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी जो क्रिया होती है इसकी उपस्थिति में करा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सोडियम आर्सेनेट बन जाता है और इधर सोडियम सल्फेट बन जाता है। तो इस प्रकार से प्रेरित उत्प्रेरक यानी एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए जब उत्प्रेरक का कार्य करता है तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाए कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। और अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।